देखो बेटे, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन क्या होता है। इस बारे में डिटेल से आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि हिमांक में अवनमन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ इसमें पूछता है कि हिमांक में अवनमन का फार्मूला क्या होता है और फार्मूले पर आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है। और यही कारण है कि आप सभी को ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, जिससे आपको कहीं से भी कोई समस्या न रह पाए, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी फ़ोन पे पहुंच जाए, ठीक है। तो चलो हम आज के बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है इस बारे में डिटेल से। सबसे पहले आपको बता दूं कि हिमांक में अवनमन जो है ना, इसका डेफिनेशन क्या होता है इस बारे में। तो आपको बता दूं कि डेफिनेशन को समझने से पहले आपको ये चित्र को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो चित्र बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही खास है। जब तक आप इस चित्र को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आपको इसका डेफिनेशन ठीक से समझ में नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे मान लो कि हमारे पास फिगर 2 ठो है, इसको हमने फिगर नंबर 1 कहा है, इसे हमने फिगर नंबर 2 कहा है, ठीक है। ध्यान देना, इस फिगर में हुआ ये है कि हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन के अंदर केवल हमने शुद्ध विलायक केवल जल को भर रखा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी विलयन को बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से, जब भी हम किसी विलयन को बनाते हैं तो विलयन को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होता है। पहला हमें चाहिए होता है विलायक। विलायक उसको बोलते हैं जिसकी मात्रा अधिक हो और जिसमें हम किसी विलेय पदार्थ को घोल लेते हैं, यानी ये अपने अंदर किसी को घोलने का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए होता है विलेय पदार्थ। क्या चीज़? विलेय पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो और जो घुलता है, उसको हम बोलते हैं विलेय पदार्थ। जैसे मान लो चीनी, ठीक है। चीनी एक विलेय पदार्थ है क्योंकि हम इसे घोलते हैं और यही कारण है कि इसे हम बोलेंगे विलेय पदार्थ। लेकिन विलायक आप उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर चीनी को घोलना है। जैसे मान लो पानी यानी जल, तो जल क्या हो गया? विलायक, ठीक है। तो जब विलेय और विलायक आपस में मिलेंगे तभी जाके एक विलयन प्राप्त होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास चीनी एक विलेय पदार्थ है, जल एक विलायक पदार्थ, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक विलयन हमें प्राप्त होगा जिसका नाम है शरबत। क्या नाम है? शरबत, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस बर्तन में हमने केवल शुद्ध विलायक केवल जल को ही भरा है, इसमें अभी विलेय पदार्थ को हमने मिक्स नहीं किया है, ठीक है। दूसरी फिगर को ध्यान से देखो, इसमें हमने क्या किया है कि एक बर्तन लिया है और इसके अंदर शुद्ध विलायक तो हमने डाला ही है, यानी जल को। अब इसमें हमने ये किया है कि इसके अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाल दिया है। यहाँ पे अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसा विलेय पदार्थ जिसे अगर हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार के विलेय पदार्थ को हम बोलेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ। जैसे मान लो चीनी, अगर आप इसे गर्म करते हो चीनी को, तो ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है और यही कारण है कि इस विलेय पदार्थ को हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जल है मेरे पास, ये शुद्ध विलायक, इसके अंदर हमने चीनी यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिया, तो इससे हमें एक विलयन प्राप्त हो गया, मान लो शरबत, एक विलयन प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, डेफिनेशन इसी पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने जो शुद्ध विलायक लिया है ना, इसका अगर हम हिमांक का बात करें, क्या चीज़? हिमांक का बात करें, तो इस शुद्ध विलायक का हिमांक कुछ और होगा। लेकिन अगर इस शुद्ध विलायक के अंदर हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया है तो उसके कारण से जो विलयन प्राप्त हुआ है, इसका जो हिमांक है कुछ और होगा। हिमांक का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा निश्चित ताप, ध्यान से समझिए, हिमांक का डेफिनेशन ये है कि जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उसी निश्चित टेम्परेचर को, उसी निश्चित ताप को हम बोलते हैं हिमांक, ठीक है। और यहाँ पे जो अवनमन है, अवनमन का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। तो हिमांक में अवनमन का मतलब होता है कि हिमांक में कितनी कमी हुई, तो उसी को हम बोलेंगे हिमांक में अवनमन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसकी हिमांक की बात करें तो कुछ और होगी। आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध विलायक जैसे जल होता है, जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन अगर जल के अलावा इसके अंदर हम कोई और विलेय पदार्थ घोल दें तो उस कंडीशन में इसका जो हिमांक है वो घट जाता है, उसका हिमांक कम हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, हमने ये बोला है कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो नया विलयन प्राप्त होता है, इस विलयन का हिमांक में कमी आ जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है नया नया, इसके हिमांक में कमी आ जाता है। किसकी तुलना में? तो शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में, यानी इसका हिमांक अधिक होती है और इसमें जो हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला है तो उसके कारण से इसकी हिमांक कम हो जाती है। ठीक है, तो हिमांक में होने वाली जो यह कमी है ना, उसी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से ही लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन, इसमें आपको ऐसा लिखना है कि जब किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में, ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक, जब किसी शुद्ध विलायक जैसे जल में, जैसे जल में, ठीक है, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाला जाता है, कोई अवाष्पशील, कौन सा? अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, विलेय पदार्थ को डाला जाता है, डाला जाता है, तो प्राप्त विलयन के हिमांक में होने वाली कमी, ओके, प्राप्त विलयन के हिमांक में, समझिएगा ध्यान से, हिमांक में होने वाली कमी, होने वाली कमी हिमांक में अवनमन कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है, अवनमन कहलाता है। ठीक है, हमने इसमें एक बात लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इसमें यही बताया है कि जब किसी शुद्ध विलायक, जैसे ये है, इसके अंदर किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी जैसे चीनी को हमने डाल दिया, तो डालने के बाद जो हमें प्राप्त होगा विलयन, ये जो विलयन प्राप्त हुआ ना, इसकी हिमांक में जो कमी आ जाती है वही कहलाता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि बोर्ड एग्जाम में केवल एक फिगर बनाना है, ये वाला। ठीक है, इस फिगर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि अभी इसके माध्यम से हमें सूत्र को भी प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फिगर को बना दिया है जिसमें हमने एक बर्तन बनाया है, बर्तन के अंदर जल भरा हुआ है यानी शुद्ध विलायक जल है, और इसके अंदर हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाल दिया है, जैसे मान लो चीनी को, तो उस कंडीशन में इसकी जो हिमांक में अवनमन आएगी यानी कमी आएगी, उसी को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए कि हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज़? हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसे मतलब किसे? हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आखिर ये F क्या है? ओके, तो F का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन जो होता है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, और यही कारण है कि उसे हम F से दिखाएंगे। ओके, तो आप समझ चुके कि हम हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो अब समझिए हिमांक में अवनमन का व्यापक सूत्र का फार्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन डिटेल से। ठीक है, आपको बता दूं कि जो फार्मूला हम प्राप्त करेंगे अभी डेरिवेशन में, उसी फार्मूले पर आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही कारण है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसको डेराइव हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो हिमांक में अवनमन जो होता है ना, ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के। इसका मतलब क्या हुआ तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। किसके? मोललता के समानुपाती होता है।
समानुपाती होता है। मोललता क्या होता है भाई? तो आपको हमने पिछले वाली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है। पिछले सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि उसका जो लिंक है ना, आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। सीधा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चैप्टर के पूरे वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और एक सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया कीजिए। तो इसमें हमने ये बताया कि हिमांक में जो अवनमन होता है ये मोललता के समानुपाती होता है। इसको हम गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं। किससे? डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं। ये जो होता है मोललता एम के समानुपाती होता है। आखिर ये डेल्टा टी एफ क्या है? तो ये है हिमांक में अवनमन, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और ये किसके समानुपाती होता है? तो मोललता के। मोललता को हम m से दिखाते हैं, स्मॉल m से, और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हमने लगा दिया है। अब जैसे ही यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद में एक कांस्टेंट के एफ आता है। क्या आता है? के एफ, और इंटू एम, ये जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे के एफ है क्या भाई? मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ के एफ ये है मोलल अवनमन स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक? मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में स्पेशली इसका डेफिनेशन पूछता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इस बारे में डिटेल से बताइए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। ओके, अभी मैं डेरिवेशन हल कर रहा हूँ किस चीज़ का? हिमांक में अवनमन का, और इसका व्यापक सूत्र प्राप्त कर रहा हूँ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने आपको पिछले वाली वीडियो में मोललता का डेफिनेशन बताया था, और डेफिनेशन के साथ साथ इस मोललता का एक सूत्र भी आपको बताया हुआ था, और उसी सूत्र को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, कौन सा सूत्र? मोललता का सूत्र क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा चूँकि, यानी मैं जानता हूँ कि, या आप जानते हैं कि। क्या जानते हैं भाई? मोललता का सूत्र। मोललता के सूत्र से क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि m इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये होता है मोललता का सूत्र। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इक्वेशन 1 में जहाँ m है ना, उसी जगह पर हम m की वैल्यू उठा करके ये वाला यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यानी समीकरण 2 का जो मान है उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो एक बड़ा सा फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, और वही है हिमांक में अवनमन का व्यापक फार्मूला। ठीक है, तो क्या है फार्मूला? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसा लिखता हूँ कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, लिखूंगा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? ध्यान देना, इसमें रखना है तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ओके, तो इसके इक्वल टू यहाँ पे होगा के एफ, जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ के एफ इंटू और जो m है इसकी वैल्यू उठा करके ये रखना है। तो क्या है वैल्यू भाई? तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये जो हमें फार्मूला जो प्राप्त हुआ है ना, यही है हिमांक में अवनमन का व्यापक फार्मूला। ठीक है, आप इसको बेसिकली याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें के एफ क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है और डब्ल्यू ए क्या है, इसके बारे में यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो उससे पहले आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसके बारे में बता सकूँ। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब समझिए इस फार्मूले के अंदर जो जो चीज़ दिए हुए हैं उसका हम नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बी है क्या? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जहाँ
WB ये है विलेय का भार। किसका भार है? विलेय का भार। ठीक है। दूसरी बात MB जो है ये है विलेय का अणु भार। अणु भार। WA क्या है? WA जो है ये है विलायक का भार। KF क्या है? जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, KF है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। उसी प्रकार से TF क्या है? डेल्टा TF, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, ये है हिमांक में अवनमन। ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि हिमांक में अवनमन जो है इसका डेफिनेशन क्या हुआ है, इसका फार्मूला क्या हुआ है, साथ ही साथ में इसके अंदर जितने भी चीज़ें दिए हुए हैं इसका नाम क्या है, इस बारे में। अब आपके बोर्ड एग्जाम में एक बात और पूछता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक जो है इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए देता है आपको। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका आप गणितीय रूप लिख देंगे और साथ ही साथ इसका मात्रक लिख देंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है इस बारे में। ठीक है। तो आप लोग डालिए हेडिंग मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि KF क्या होता है इस बारे में। ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ जब किसी अवाष्पशील विलेय का अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल, ध्यान देना कितना, 1 मोल विलायक के, किसके? विलायक के 1000 ग्राम में, कितना? 1000 ग्राम में घोला जाता है। क्या चीज? घोला जाता है तो प्राप्त विलयन के हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF कहते हैं। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? KF यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि हमारे पास एक बर्तन होना चाहिए और बर्तन के अंदर हम विलायक लेंगे। विलायक लेना चाहिए कितना? हमारे पास 1000 ग्राम होना चाहिए। क्या चीज़? 1000 ग्राम विलायक होना चाहिए। अब इसके अंदर हम विलेय पदार्थ को घोलेंगे, लेकिन विलेय कितना लेना है? ये केवल 1 मोल लेना है। कितना? 1 मोल। अगर हम किसी 1000 ग्राम वाले विलायक के अंदर, ठीक है, अगर हम केवल 1 मोल विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं तो उसे घोलने के बाद जो विलयन बनेगा हमारे पास नया सा, इस विलयन का जो हिमांक में कमी आएगा ना, उसी कमी को हम बोलेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF। ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन समझ चुके हैं। अब इसका एक होता है गणितीय रूप। क्या चीज़? ध्यान देना, गणितीय रूप। तो आप ये कैसे लिखेंगे? तो जैसा कि हमने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो हिमांक में अवनमन जो होता है ना, यानी कि डेल्टा TF, ये समानुपाती होता है किसके? ये होता है मोललता के समानुपाती। तो जब इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे बनेगा डेल्टा TF इक्वल टू, इसको हटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ था KF इंटू M। तो यही है केवल इसका गणितीय रूप, यानी इसमें KF को आपको दिखा देना है और कुछ नहीं। ठीक है। तो अगर नाम लिखना है तो इसमें क्या क्या है तो आप बता सकते हैं कि जहाँ KF है ये है मोलल अवनमन स्थिरांक, M क्या है मोललता, और डेल्टा TF क्या है? हिमांक में अवनमन। ठीक है। अब इसका एक मात्रक होता है, मैं मात्रक यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, मात्रक। इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस इंटू KG इंटू मोल इन्वर्स। ठीक है, ये होता है। या एक और होता है केल्विन इंटू KG इंटू मोल इन्वर्स। ठीक है, दो होता है मात्रक। क्या चीज़? डिग्री सेल्सियस इंटू KG इंटू मोल इन्वर्स, या
केल्विन इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स। ये दो होता है किसका मात्रक होता है, तो मोलर अवनमन स्थिरांक यानी के एफ का मात्रक। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज के जो टॉपिक है यानी कि हिमांक में अवनमन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका है तो जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी फ़ोन पे पहुंचता रहे, मिलता रहे। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।